ओके, तो इससे पहले मैंने 2 चैप्टर 11th के पढ़ाए हैं, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइमल्टेनियसली हम लोग साथ-साथ में 12th के चैप्टर्स भी चालू कर रहे हैं। तो 12th का जो आपका पहला चैप्टर है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कट गया नई बुक से, इसीलिए यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा हुआ है, बट सारी नई किताबों के अंदर ये चैप्टर 1 है। शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है कि प्लांट किंगडम के कुछ ग्रुप्स है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। एंजियो जो है वो सबसे एडवांस ग्रुप है, इसमें फूल आते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को ही आपने एंजियोस्पर्म बोला था प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है? अब हमें पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फ्लावर इज बेसिकली द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है वो फूल के अंदर ही होगा। अब प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, पर हमारे सिलेबस में यहाँ पे अभी हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। तो इन्होंने बोला है कि सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ठीक है? और जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं तो कहीं न कहीं बहुत सारा अडैप्टेशन वो करते हैं, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स है वो बना सके, जैसे फ्रूट हो गया, सीड हो गया। इस पूरे पैराग्राफ में 3 बातें काम की। पहली बात जो है वो है प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात ये है कि सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, और तीसरी बात ये कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट आपको बनाना है, जैसे कि फ्रूट हो गया, सीड हो गया, तो प्लांट बहुत सारे एडेप्टेशन करके रखते हैं, ठीक है? ये पूरे पैराग्राफ में ये 3 बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है, बाकी कोई स्टेटमेंट भी यहाँ से नहीं उठ सकता, क्योंकि बाकी सब फर्जी है। आगे हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में, थोड़ी बातें दे रखी है कि फ्लावर हमारे लिए काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे एस्थेटिक वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, सोशल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, कल्चरल वैल्यू हो गया, ठीक है? कोई भी तरीके की फीलिंग हो उसको हम लोगों को अगर एक्सप्रेस करना है तो हम फ्लावर को यूज़ करते हैं। लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस हो गई, ग्रीफ हो गई, मॉर्निंग हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है? दुःख है आपको, खुशी है आपको, प्यार है आपको, ठीक है? कुछ भी हो तो आप फ्लावर को यूज़ करते हो एज़ ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस। चलिए, आगे इसके हम बात करते हैं कि फूल का डायग्राम दे रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एलिस। एलिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया हुआ है। हमें पता है कि आपने मॉर्फो में पढ़ा है कि एक टिपिकल फ्लावर जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं उसके 4 वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। उसमें से ये दोनों को आप बोलते हो नॉन रिप्रोडक्टिव या नॉन एसेंशियल वर्ल्स, और इन दोनों को आप बोलते हो रिप्रोडक्टिव या फिर एसेंशियल वर्ल्स, ठीक है? कैलिक्स का जो यूनिट होता है उसको सेपल बोलते हैं, कोरोला की यूनिट को आप पेटल्स बोलते हो, एंड्रोशियम की यूनिट को आप स्टेमन बोलते हो, गाइनोशियम की यूनिट को आप पिस्टिल या फिर कार्पर बोलते हो। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल या कार्पिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों मिलाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करने वाले हैं। तो 4 वर्ल्स है। नीचे आपको ये जैसे सेपल है, सेपल के वर्ल को आपने कैलिक्स बोला, फिर ये है पेटल, पेटल के वर्ल्स को आपने कोरोला बोला, फिर आता है एंथर और आपका ये फिलामेंट। एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया, दोनों को मिला के स्टेमन बोला। स्टेमन के ग्रुप को आपने बोला एंड्रोशियम। फिर आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तीनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल, और पिस्टिल या कार्पल के ग्रुप को आप बोलते हो गाइनोशियम, ठीक है? एक फूल का डायग्राम दे रखा है। फिर यहाँ पे एक लाइन दे रखी है जो इग्नोर्ड लाइन है अकॉर्डिंग टू मी। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसके अंदर ये लाइन कहीं क्वेश्चन बन के आई हो, ठीक है? तो क्या पता तुम्हारे एनटीए वाले यहाँ से क्वेश्चन दे दें, ठीक है? फ्लावर्स एग्जैक्टली है क्या? मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। मार्वल्स बोल तो कोई तरीके का चमत्कार, ठीक है? और वो जगह है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो इस लाइन को थोड़ा मार्क कर लेना, मुझे लगता है बच्चों ने ये लाइन, काफी बच्चों ने ये लाइन मिस करी होगी, ठीक? अब बात करते हैं कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट कर रहा है, मतलब अगर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ब्रॉडली हम 3 तरीके के इवेंट उसमें लिखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट बना लो और उनको ट्रांसफर कर दो। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो हो रहा है वो प्री फर्टिलाइजेशन, जो बाद में हो रहा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, और सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमेट्स जो है मेल और फीमेल वो कैसे बनते हैं, ठीक? अब इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में ये दे रखा है कि जब आप एक फूल को देखते हो प्लांट के ऊपर, वो फूल आपको दिखे उससे पहले ही वहां पे डिसीजन लिया जाता है कि वहां पे फूल आने वाला है, ठीक है? और वो सारी चीजें कैसे होती है? बहुत सारा, मान लो कोई फ्लोरल प्राइमोडियम है, फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब होता है जहां से फूल उगने वाला है। उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है? और वो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद में उसमें डिफरेंशिएशन होगा और डेवलपमेंट होगा, और वही डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के बाद में यही फ्लोरल प्राइमोडियम क्या बन जाएगा? आपका फूल बन जाएगा। अगेन ये वाला पैराग्राफ मुझे लगता है कि बच्चे इग्नोर करते हैं, स्पेशली ये जो चेंजेस दे रखे हैं हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने मिस करा होगा, तो प्लीज ये वाली चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्या हुआ? फ्लोरल प्राइमोडियम है, उसके अंदर हार्मोनल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, फिर वो डिफरेंशिएट करेगा, डेवलप करेगा, और आगे जाके वही फूल बन जाता है, ठीक है? ये बात हुई। इसके बाद में बात करते हैं कि मैंने आपको बोला कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिनको आपने एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोला है, ठीक है? और ये एंड्रोशियम का जो यूनिट है दैट इज स्टेमन, वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा, और गाइनोशियम जिसका यूनिट है पिस्टिल या कार्पल, वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा।
अब इस चैप्टर की शुरुआत में एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है और वो है प्रोफेसर पी महेश्वरी, जयपुर के ही अपने, ठीक है। इनको आप बोलते हो फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। ये वाली चीज आप याद कर लेना। अगेन ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह मिलेगा, पर जैसे अर्नेस्ट मायर से क्वेश्चन आ चुका है वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको सारे साइंटिस्ट को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमने अर्नेस्ट मायर को पढ़ा है, क्योंकि उसकी क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल गए, ऑब्वियस। अब हम शुरू करेंगे पहली चीज से, एंड दैट फर्स्ट टॉपिक इज योर स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेमन एग्जैक्टली है क्या। स्टेमन है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी थोड़ा सा, आप लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा है। प्लांट किंगडम के अंदर आप लोगों ने कुछ पत्ते पढ़े थे, पत्तों को आप बोलते हो फिल, और ऐसे पत्ते जिनके ऊपर स्पोर बनते हैं उनको आप बोलते हो स्पोरोफिल, करेक्ट ना, स्पोरोफिल, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे आपके फर्न्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर पत्तों के ऊपर स्पोर बन रहे थे, तो हमने बोला स्पोरोफिल, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ भी एंजियोस्पर्म के अंदर भी स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन वो स्पोर्स जो है वो या तो स्टेमन में बनेंगे या पिस्टिल में बनेंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो वहां पे वो पत्ता जो मेल स्पोर बना रहा था उसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरोफिल, और वो पत्ता जो फीमेल स्पोर बना रहा था उसको हमने बोला था मेगास्पोरोफिल, करेक्ट ना, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन रहे हैं, ठीक है। पर वो कहाँ किस स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहे हैं, स्टेमन के ऊपर और पिस्टिल के ऊपर। इसका मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म जो आपके जैसे टेरिडो का जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो तुम्हारे एंजियो के स्टेमन के बराबर हो सकता है, एंड सिमिलर मेगा का जो मेगास्पोरोफिल है तुम्हारे फर्न्स का, वो तुम्हारे इसके पिस्टिल या कार्पल से मिलता जुलता हो सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल कैन बी इक्विवेलेंट टू स्टेमन एंड मेगास्पोरोफिल कैन बी इक्विवेलेंट टू योर पिस्टिल या फिर कार्पल। ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा, ये कहीं है नहीं, आपको एक बहुत पुराना पीवाईक्यू मिलेगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आने लग गया आजकल, मतलब वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है काफ़ी जगह, ठीक है। चलिए ये अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब स्टेमन जो है, एक टिपिकल स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। दिस स्ट्रक्चर इज एंथर एंड दिस डंडी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। अब ये लंबा स्ट्रक्चर है तो इसको लॉन्ग बोल देंगे, पतला स्ट्रक्चर है तो इसको स्लेंडर बोल देंगे, ठीक। फिर ये है तुम्हारा एंथर, ठीक है। एंथर एंड पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे टर्मिनल स्ट्रक्चर है। इसके दो टुकड़े होते हैं तो हम बोलेंगे बाई लोब्ड है, लोब मतलब टुकड़ा, ठीक है। और टेट्रागोनल इसलिए बोला क्योंकि अभी जब इसका टीएस काटेंगे, ये रहा टीएस, तो इसके 4 कॉर्नर्स अवेलेबल, 1 2 3 4, इसीलिए हमने इसको टेट्रागोनल भी मिला बोला है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। देखो ये तुम्हारा है क्या, फिलामेंट, और ये होगा थैलेमस और ये होगी डंडी ऑफ फूल, इसको आप पेडिसल बोलते हो। तो ये जो आपका फिलामेंट होता है ना, ये या तो थैलेमस से अटैच्ड होता है या फिर कभी कभी ये पेटल से भी अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो दूर है तो इसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड, और ये वाला पार्ट जो है वो पास में है थैलेमस के तो उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, ये पास में है थैलेमस के तो प्रॉक्सिमल एंड, ये दूर है तो इसको बोलेंगे डिस्टल एंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आपका जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, ये किससे जुड़ा हुआ हो सकता है। ये या तो थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा या फिर ये पेटल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको आप एपीपेटलस कंडीशन बोलते हो, ठीक है। और ये आपने सोलेनिसी के अंदर पढ़ी थी अगर आपको याद हो, मॉर्फो के अंदर, ठीक है। तो दिस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट कैन बी अटैच टू थैलेमस या फिर पेटल। इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ पे यही बात दे रखी है कि स्टेमन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और आपका एंथर। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है क्योंकि उसके ऐसे दो टुकड़े होते हैं। अब ये जो स्टेमन है इसकी लेंथ और इसका नंबर वेरी करता है स्पीशीज के अंदर, हो सकता है किसी में 5 हो, किसी में 3 हो, किसी में 1 हो, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि एंथर वगैरह जो होता है, एंथर का शेप भी वेरी कर सकता है और एंथर जो अटैचमेंट है एंथर का वो भी वेरी करता है अलग अलग फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। तो ये लाइन स्टेटमेंट में आ सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं, एक एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, बोले तो 2 टुकड़े होंगे। इसका टीएस काटा है बेटा और टीएस काट के यहाँ बनाया हुआ है, तो ये है लोब नंबर 1 और ये है लोब नंबर 2, ठीक है। तो एक एंथर में 2 लोब होते हैं इसीलिए हमने इसको बोला बाई लोब्ड। हर लोब में 2 थेका होते हैं, थेका बोले तो कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर ये रहा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर ये रहा, तो डाइथिकस है, ये भी डाइथिकस, ये भी डाइथिकस। तो हम बोलते हैं कि हर लोब इज डाइथेकस, ठीक। टोटल कितने लोब, 1 2, हर लोब में कितने थीका, 2 थीका, 1 2, ठीक है। तो ये डाइथिकस शब्द जो है ये विद रिस्पेक्ट टू 1 लोब यूज किया गया है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जो थीका है आपके, थीका को सेपरेट करने के लिए एक लंबी लाइन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव चल रहा होता है, तो ये रहा वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर ये एंथर बाइलोब्ड है, आपको पता कैसे चलेगा, टीएस में पता चलता है। तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इन
द बायलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ये भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है, टीएस को वो एलएस कर देगा, वीएस कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज मेक श्योर ट्रांसफर सेक्शन के अंदर दिखता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं एंथर को। मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि टेट्रागोनल बोलते हैं क्योंकि इसके 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स है, ठीक है। और इन चारों साइड्स के अंदर कॉर्नर के अंदर आपको ऐसे पैकेट मिलते हैं। तो देयर आर 4 पैकेट्स इन 2 लोब। इन पैकेट को आप बोलते हो माइक्रोस्पोरेंजियम, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके मेच्योर होके पोलन सैक बन जाते हैं। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 2 3 एंड 4, 4 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है। 4 साइडेड हुआ, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और कहाँ है, कॉर्नर्स के अंदर, 2 इन ईच लोब, हर लोब में 2 है, ठीक। तो एंथर कैसा हुआ, बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। इतना समझ में आया। यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके मेच्योर होके क्या बन जाते हैं, पोलन सैक, और वही पोलन सैक के अंदर क्या बनते हैं बेटा जी, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये सिर्फ ये ऊपर ऊपर की तरफ नहीं है, पूरा अलोंग द लेंथ रन कर रहा है, ठीक है। तो पूरा ऐसा थैली जैसा है जो पूरा नीचे तक है। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम दिखने में कैसा है, सर्क्यूलर है। एंथर कैसा है, टेट्रागोनल। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है, सर्क्यूलर है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे दे रखी है। फिर इसमें 4 लेयर्स होती है बेटा जी, ठीक है। पहली लेयर्स होती है सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर होती है आपकी एंडोथीशियम, फिर होती है आपकी मिडल लेयर्स, और फिर होती है आपकी टेपेटम, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और टेपेटम, ये तीनों सिंगल सेल्ड थिक होती है, बोले तो एक सेल जितनी मोटी है, ज़्यादा नहीं होती है। मिडल लेयर्स 2 to 3 सेल्ड थिक हो सकती है, ठीक। एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है कि जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी लेयर है, इनके 2 ही काम है। पहला प्रोटेक्शन, और दूसरा डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब एंथर को बर्स्ट करवाना ताकि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाए, ठीक है। सॉरी। फिर सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज टेपेटम। टेपेटम का काम होता है इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उनको नरिश करना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला है, बोला 4 लेयर है, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का काम है शुरुआत की 3 लेयर्स का, और टेपेटम का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। फिर उन्होंने आगे बात 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस के बारे में आप 4 पॉइंट याद करेंगे। सबसे बाहर की है आउटरमोस्ट, प्रोटेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर होगा वो प्रोटेक्शन तो देगा ही। पेरेनकाइमा से बनी हुई है तो पेरेनकाइमेटस है, और सिंगल सेल थिक है। फिर बात करते हैं हम किसकी, एंडोथीशियम की। एंडोथीशियम जो होता है ये एंथर डेहिसेंस करवाना इसका मेन फंक्शन होता है। अभी मैंने पहले बताया सिंगल सेल थिक होती है और ये डेहिसेंस करवाती है, और इसका जो डेहिसेंस होता है वो स्पेशल एरियाज से होता है जिनको आप बोलते हो स्टोमियम। स्टोमियम वाले पार्ट से फटेगा, क्योंकि बाकी पूरे पार्ट पे अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स या फिर केलोज के बैंड लगे हुए रहते हैं, तो फट नहीं पाता है, ठीक है। एंडोथीशियम के बाद में आती है बेटा जी आपकी मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर्स मैंने आपको अभी बताया 2 to 3 सेल थिक होती है, पेरेनकाइमा से बनी हुई है, काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, मेच्योर एंथर में तो होती नहीं है, मर जाती है, ठीक है। और मिडिल लेयर का काम होता है खाना देना विद द हेल्प ऑफ टेपेटम। तो ये मिडिल लेयर टेपेटम को खाना देगी और टेपेटम आगे खाना देगा, ठीक है। टेपेटम की बात करते हैं। टेपेटम के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट क्या क्या है, ये भी सिंगल सेल थिक होती है, सबसे अंदर की है, न्यूट्रिटिव है। ये मिडिल लेयर से खाना एब्जॉर्ब करेगी और आगे आपके पॉलन ग्रेन को दे देगी। ये भी एब्सेंट होती है मेच्योर एंथर के अंदर। बहुत सारे काम है टेपेटम के। टेपेटम क्योंकि खाना दे रही है तो इसका साइटोप्लाज्म ना यूजुअली काफ़ी डेंस होता है, दिखा रखा है, और न्यूक्लियस भी यूजुअली इसमें बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है, कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर माइटोसिस चलता रहता है। अब आपका टेपेटम क्या करता है, ये आपके एंजाइम्स भी बनाता है और ये आपके हार्मोन्स भी बनाता है। आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर एक हार्मोन पढ़ा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन में आता है, वो बनाता है ये काफ़ी चीज़ें बनाता है, जैसे ये स्पोरोपोलेनिन बनाता है। स्पोरोपोलेनिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम बात करेंगे। ये कैलेज एक एंजाइम है जो कैलोज को तोड़ता है, वो बनाता है। पोलन किट बनाता है जो आपकी पोलन ग्रेन को चिपचिपा रखता है। यूबिश बॉडीज बनाता है जो आपके एग्जाइम की थिकनेस को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बनाता है। स्पोरोपोलेनिन याद रख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों याद कर लेना क्योंकि एक PYQ है जो ये पूछता है विच ऑफ द लेयर फॉर्म्स एंजाइम्स या फिर हॉर्मोन्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसलिए उसको सॉल्व करने की मैंने चीज़ लिखी है, ठीक। वापस आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टेपेटम, देन साइटोप्लाज्म में मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इसको ध्यान से देखना, ये है आपका क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके क्या बन जाएगा आपका, पोलन सैक। इसके अंदर ना होमोजीनियस सेल्स होते हैं, बोले तो सारे सेल्स एक जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं, और ये एक टिश्यू बनाते हैं जिस टिश्यू का आप बोलते हो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये रहा, ठीक है। और वो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल इज गोइंग टू एक्ट एज पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल,
ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका मतलब वो मियोसिस करेगी और मियोसिस करके आगे जाके माइक्रोस्पोर बना के देगी। ठीक, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि एंथर जब यंग होता है उसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स हो जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, स्पोरोजिनस टिश्यू, और वो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं, ये हमने बात कर ली। फिर उन्होंने बोला है जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है वो मियोसिस करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ठीक, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे टेट्राड बना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल किसकी तरह एक्ट कर सकता है, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं और पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाते हैं। प्लॉइडी 2n है अभी। ये मियोसिस करेंगे और मियोसिस के बाद में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4। तो 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, इसकी 2n थी, मियोसिस के बाद में ये n हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या हो गई, n हैप्लॉइड हो गया। अब यहाँ पे ये कैलोज से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम कैलेज को बुलाएंगे, थोड़ा सा इसको डिहाइड्रेट करेंगे तो ये चारों अलग हो जाएंगे। अब इनको हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स। ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर बना लिए, इसको आप बोलते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब ये टेट्राड कैसे भी हो सकते हैं, या तो ये लीनियरली अरेंज्ड हो, या से ऐसे आइसोबाइलेटरली अरेंज्ड हो, या टेट्राहेड्रल, या फिर टी शेप्ड, या फिर डेक्यूसेट। ये नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, पर आपको ये याद करना पड़ेगा कि डाइकॉट्स के अंदर टेट्राहेड्रल होता है जो सबसे कॉमन है, और मोनोकॉट्स के अंदर आइसोबाइलेटरल होता है जो कि सिर्फ मोनोकॉट्स में मिलता है। डाइकॉट्स में ये मिलेगा, सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है। ठीक, इतना समझ में आया। यही बात यहाँ पे दे रखी है कि स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर्स को बनाना पोलन मदर सेल से, उसको आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एक क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज है जिसको आप माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हो। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन बन जाएंगे। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मिलेंगे। अब ये डेटा मिसिंग है, बच्चों को याद ही नहीं है, किसी को नहीं पता ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में देर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। ये रेयरली किसी बच्चे ने पढ़ी होगी, मुझे याद ही नहीं है कि मुझे नहीं लगता, मेरे पास जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको ये पता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन एग्जैक्टली है क्या। ठीक, देखो एक वर्ड होता है गेमेटोफाइट, ये आप लोग पढ़ चुके हो प्लांट किंगडम में भी, कुछ नया नहीं है। गेमेटोफाइट होता है वो स्ट्रक्चर जिसकी प्लॉइडी n है सबसे पहले, और वो जो गैमीट को कैरी करता है। गेमेटोफाइट इज नॉट गैमीट, गेमेटोफाइट इज समथिंग विच इज हैप्लॉइड एंड इट कैरीज योर गैमीट। तो पोलन ग्रेन गैमीट नहीं है बेटा, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर गैमीट मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप पोलन ग्रेन को देखते हो आपको अलग अलग साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन के पोलन ग्रेन देखने को मिलेंगे, भर भर के अलग अलग वैरायटी है, सुंदर सुंदर दिखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर है, डेटा याद कर लेना प्लीज़। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक होती है बाहर की लेयर, एक होती है अंदर की लेयर। बाहर की लेयर को आप बोलते हो एक्साइन, हार्ड है, आउटर है, थिक है, काफ़ी रिजिड होती है, और ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल का बोलो तो बहुत सारी पैटर्न डिज़ाइन आपको इसके अंदर मिलेंगे, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, और ये बना हुआ होता है एक पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड से जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक का, कोई फिजिकल, कोई केमिकल, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्साइन के ऊपर जो बाहर वाली लेयर है उसमें कुछ कुछ जगह ऐसे होता है कि वहाँ पे स्पोरोपोलिन होता ही नहीं है, तो वो पतला एरिया हो जाता है थोड़ा सा, और उस पार्ट को जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता उसको आप बोलते हो जर्म पोर्स। ठीक है, और वो जर्म पोर्स किस काम में आते हैं, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आती है अंदर की लेयर, दैट इज योर इंटाइन। इंटाइन अंदर की है, पतली है, कंटिन्यूस है। वो वाली देखो डिसकंटिन्यूस थी, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे स्पोरोपोलिन था ही नहीं तो वो डिसकंटिन्यूस हो गई। ये कंटिन्यूस है, वो स्पोरोपोलिन से बनी है, ये वाली सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई है, और यही लेयर है जो जर्म पोर के थ्रू निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटाइन है और ये एक्साइन है, और मान लो यहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है तो ये अंदर से निकल के आती है पोलन ट्यूब के फॉर्म में। ठीक, और स्पोरोपोलिन ही वो है बेटा जी, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से पोलन ग्रेन बहुत बार फॉसिलाइजेशन हो जाता है उनका, तो फॉसिल्स के रूप में स्पोरोपोलिन की वजह से ही मिलते हैं। ठीक, ये वाली पूरी बात मैंने आपको सुना दी है। ये देखो ऑर्नामेंटल वाली बात दे रखी है कि फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कि आपका माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के अंदर मेच्योर होता कैसे है। ये है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये कैलोज से जुड़ा हुआ है। कैलेज को बुला लो, इसको डिहाइड्रेट कर दो और ये चारों अलग हो जाएंगे। अब इसको आपने बोला माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में डेवलप होता है कैसे, ये माइक्रोस्पोर है, इसमें वैक्यूलराइजेशन होगा, बोले तो बड़े बड़े वैक्यूल्स बनेंगे। ठीक है,
थोड़े टाइम में अब इसको माइटोसिस करना है, तो ये एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाता है। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाने का फ़ायदा क्या है कि आपको दो बराबर सेल्स नहीं मिलते, दो अलग अलग साइज़ के सेल मिलेंगे, एक सेल बड़ा होगा, एक सेल छोटा होगा, तो माइटोसिस करेगा और आपको एक मेच्योर पोलन ग्रेन में, मैंने क्या बोला, मेच्योर पोलन ग्रेन में, एक मेच्योर पोलन ग्रेन में दो सेल्स मिलेंगे। बड़ा वाले जो सेल है उसको आप बोलोगे वेजिटेटिव सेल, बड़ा है, भर भर के इसके अंदर खाना है और इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा इरेगुलर शेप का है। छोटा वाला जो सेल है इसको आप बोलते हो जनरेटिव सेल, छोटा है और ये इसी के साइटोप्लाज्म, बोले तो बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, थोड़ा सा स्पिंडल शेप का होता है और इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। ये एक मेच्योर पोलन ग्रेन है। एक मेच्योर पोलन ग्रेन में दो ही सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। 60% एंजियोस्पर्म जो है वो अपने पोलन ग्रेन को इसी स्टेज पर रिलीज कर देते हैं, जिसको आप बोलते हो टू सेल्ड कंडीशन। लेकिन बाकी बचे हुए जो है उसका ये जो जनरेटिव सेल है ये एक माइटोसिस और करता है और फिर दो मेल गैमेट बनाता है और उसके बाद में उसको रिलीज करता है। तो 60% टू सेल कंडीशन पर रिलीज करेंगे और जो आपके बाकी 40% है वो 3 सेल पे रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या जो 2 सेल्ड वाला है वो कभी भी माइटोसिस नहीं करेगा, उसका जनरेटिव सेल माइटोसिस नहीं करेगा, करेगा स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद करेगा, क्योंकि मेल गैमेट तो बनाना ही है, मेल गैमेट यही बनाएगा, चाहे 2 सेल्ड हो चाहे 3 सेल्ड हो। ठीक है, लेकिन 2 सेल्ड वाला जो है वो बाद में बनाता है, 3 सेल्ड वाला पहले ही बना लेता है। ये वाली बात हुई। ठीक, अगला हम बात करते हैं मैच्योर वाली बात, कहीं ना कहीं लिख रखी होगी, प्लीज़ इसको आप लोग याद करिएगा कि मैच्योर पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर कितने हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं कि बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ के ऐसे हैं जो बहुत सारी एलर्जीज करते हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, एज्मा कर देते हैं, ब्रोंकाइटिस कर देते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, उसको हम वीट के साथ में इंपोर्ट करके ले आए थे और वो उसको हटाना मुश्किल हो गया था, उसकी वजह से पोलन एलर्जी डेवलप होती है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे चिनोमोडियम हो गया, सॉर्गम हो गया, एमेरेंथस हो गया, एम्ब्रोसिया, जिससे हे फीवर होता है, पूरी स्किन लाल हो जाती है, एकदम इचिंग होती है, दैट इज़ हे फीवर। ठीक है, तो ये कुछ है, आप इसको याद कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज पोलन एलर्जी, तो अगर नाम नहीं पता होंगे तो आप कुछ भी लगा के आएंगे। ठीक है, अब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट के अंदर भी काफ़ी रिच होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़, ध्यान रखना, वेस्टर्न को नॉर्दर्न कर देगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न कुछ भी कर देगा, पता नहीं चलेगा। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट मिलते हैं टेबलेट के या सिरप के फॉर्म में मार्केट के अंदर, जिसको एज अ फूड सप्लीमेंट लिया जाता है। ठीक है, बहुत बार एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, रेस हॉर्सेस को इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, अब एक शब्द है दैट इज़ पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी होता है कि पोलन ग्रेन कब तक पोलन ट्यूब बनाने के लायक है, उसको बोलते हैं पोलन वाइबिलिटी। अब पोलन वाइबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड दे रखा है कि राइस और वीट, ये जो वीट है सीरियल कैटेगरी, ये 30 मिनट में अपनी पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी को लूज़ कर देते हैं। एक बार पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हुआ, विद इन 30 मिनट अगर उसने पोलन ग्रेन ने जर्मिनेट नहीं किया तो मर जाएगा। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी इनकी कुछ महीनों तक चलती है। फिर उन्होंने बोल रखा है क्या हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर लो, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं एकदम ठंडे टेम्परेचर पे, तो हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल देंगे तो हमारे पोलन ग्रेन बचे हुए रह जाएंगे। इनको हम पोलन बैंक बोलते हैं। पोलन बैंक, सीड बैंक बहुत सारे हमने बना रखे हैं अपने क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा मेल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप मैंने वो सारे पॉइंट यहाँ पे मार्क करे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा मिस करता है। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग शुरू कर देंगे पिस्टल या फिर मेगास्पोरेंजियम। दैट्स इट।